Good morning student. Today we'll discuss here class 12 subject physics chapter number first. Previous video में हमने explain किया था Coulomb's law and Coulomb's law in vector form. Now in this video we explain limitations of Coulomb's law. Number first, this law is applicable only for charges at rest and not for moving charges. Means है ये जो Coulomb's law होता है वो ओनली एप्लीकेबल होता है जब चार्ज क्या होते हैं हमारे रेस्ट में होते हैं, बट नॉट एप्लीकेबल फॉर मूविंग चार्जेस. जब चार्ज मूव करते हैं तो उस समय पे क्या एप्लीकेबल नहीं होता. एंड नंबर सेकंड, दिस लॉ इज़ एप्लीकेबल फॉर पॉइंट चार्जेस. ये दो कूलॉम्स लॉ है ओनली जब एप्लीकेबल होता है सिर्फ ओनली पॉइंट चार्जेस में. That is, dimension of the charges must be much smaller than the separation of between the charges. ये सिर्फ पॉइंट चार्जेस के बीच में ही क्या करता है, वर्क करता है. डायमेंशन ऑफ चार्जेस मस्ट बी मच स्मॉलर देन द सेपरेशन बिटवीन द चार्जेस. मीन्स है कि यहाँ पर जो चार्जेस होते हैं हमारे स्मॉलर टाइप्स के होते हैं, पॉइंट चार्जेस होते हैं. एंड नंबर थर्ड, this law is not a universal law because value of the dielectric constant is different for different media. Means है जो Coulomb's law यूनिवर्सल लॉ नहीं होता हर जगह पर. मीन्स है एवरी प्लेस पर इसकी वैल्यू ये डिफरेंट प्लेसेस पर इसकी वैल्यू डिफरेंट होती है. मीन्स है एक डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, उसकी वैल्यू डिफरेंट प्लेस पर डिफरेंट होती है. इस प्रकार से कह सकते हैं ये यूनिवर्सल लॉ नहीं है. इसलिए इसकी जो वैल्यूज़ होती है वो डिफरेंट प्लेस पर डिफरेंट होती है. ओके. नंबर फर्स्ट, जब चार्ज रेस्ट में होता है तब ये वर्क करता है. नंबर सेकंड, ये सिर्फ पॉइंट चार्जेस पर ही क्या होता है, एप्लीकेबल होता है. और नंबर थर्ड, ये यूनिवर्सल लॉ नहीं है ये, क्योंकि डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट की जो वैल्यू होती है डिफरेंट प्लेस पर डिफरेंट वैल्यूज़ होती है. ओके. एंड नेक्स्ट टॉपिक, force between multiple charges. Force between multiple charges means force between two point charges can be calculated by Coulomb's law in system of multiples more than two charges for on any charges due to other charges is calculated by using principle of superpositions. जैसे अगर टू चार्जेस हैं उस पर अगर हमें फोर्स फाइंड करना है, ठीक है, टू चार्जेस या और भी ज़्यादा चार्जेस हैं, वहाँ पर हमें क्या करना है, फोर्स कैलकुलेट करना है. तो किस टाइप से वहाँ पर हम फोर्स कैलकुलेट करते हैं, या तो उसके लिए यूज़ करते हैं हम प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन. प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन मीन्स अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल इन अ सिस्टम ऑफ मल्टीपल चार्जेस फोर्स बिटवीन एनी टू point charges is not influenced by presence of other charges. Resultant force on any charge due to other charges is equal to the vector sum of the forces applied by the other charges on his charge. Means है जैसे अगर आपके पास ऑब्जेक्ट हैं, मीन्स जैसे चार्जेस हैं Q1 एंड Q2 डॉट Qn, काफ़ी सारे चार्जेस हैं और उनमें जो लगने वाला फोर्सेस है जैसे F, अगर Q1 और Q2 में फोर्स लग रहा है तो F12, Q2 और Q3 में फोर्स लग रहा है तो Q23, F23. तो इस प्रकार से जो रिजल्टेंट आएगा, सो कंसीडर ए सिस्टम ऑफ एन कांस्टेंट चार्जेस Q1, Q2, Q3 डॉट Qn इफ द फोर्सेस ऑन Q1 ड्यू टू Q2, Q3 एंड Qn आर इन पर फोर्स लग रहा है F12, F13 डॉट F1n respectively. Resultant force on Q1 by principle of the superposition. Principle of superposition means F vector is equal to F12 plus F13 plus dot F1n. तो इस प्रकार से ओवरऑल मीन्स है प्रिंसिपल सुपरपोजिशन का मीन्स कि यहाँ पर जैसे फोर्सेस हैं तो फोर्स को क्या कर देते हैं, एडिशन कर देते हैं. ठीक है, यहाँ पर क्या होता है, फोर्स क्या हो जाएंगे, एडिशन हो जाएंगे. जैसे इन ए सिस्टम ऑफ मल्टीपल चार्जेस, जैसे चार्जेस का अगर मल्टीपल है तो फोर्स बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस इज नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ द अदर चार्जेस. Resultant force of any charges due to other charges equal to the vector sum. तो इनका क्या कर लेंगे, वेक्टर सम कर लेंगे. ओवरऑल मीन्स है प्रिंसिपल सुपरपोजिशन का मीन्स है जैसे फोर्सेस है हमारे, फोर्सेस का क्या कर लेंगे हम, वेक्टर सम कर लेंगे. जैसे
पॉजिटिव चार्जेस है, पॉजिटिव फोर्स है तो इसको पॉजिटिव कर देंगे, अगर निगेटिव है तो इसको निगेटिव। तो इसको एल्जेब्रिकली नहीं बोलेंगे, इसको क्या वेक्टर सम करेंगे, ठीक है। डायरेक्शन का भी हमें वेक्टर सम में क्या होता है, हमें डायरेक्शन का ध्यान रखना होता है, ओके। एंड नेक्स्ट है कंपेरिजन बिटवीन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स, कि कंपेरिजन कर दी है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और ग्रेविटेशन फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्टिंग बिटवीन टू चार्ज पार्टिकल्स, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है वो टू चार्जेस के बीच में वर्क करता है। एंड एफ इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है 1/4π F(n)(0) K इंटू Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर, ये क्या होता है हमारा कूलम्ब्स। जबकि ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स एक्टिंग बिटवीन टू मासेस, ये मासेस पे वर्क करता है, और जो हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स था वो चार्जेस पे वर्क करता था। सो एफ जी इज इक्वल टू जी m1 m2 ओवर R स्क्वायर, न्यूटन्स ग्रेविटेशन। ये न्यूटन्स ग्रेविटेशन लॉ फॉलो करता है, वो कूलम्ब्स लॉ फॉलो करता है, बट ये मास के लिए वर्क करता है, वो चार्जेस के लिए वर्क करता है, ठीक है। इस प्रकार से इसमें कंपैरिजन हो गया। अब बात करते हैं सिमिलरिटी और डिसिमिलरिटीज़ के बारे में। सिमिलरिटीज़ क्या हैं, बोथ द फोर्स ओबे इनवर्स स्क्वायर लॉ, ये इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करते हैं। जैसे F प्रोपोर्शनल टू 1 ओवर सारे कांस्टेंट 1 ओवर R स्क्वायर, तो इस प्रकार से इनवर्स लॉ को फॉलो करता है। एंड नेक्स्ट बोथ द फोर्स एक्ट इन ए वैक्यूम ऑल्सो, दोनों के दोनों लॉज जो होते हैं वो वर्क वैक्यूम में भी क्या करते हैं, वर्क करते हैं। एंड नेक्स्ट बोथ ऑफ द फोर्स आर कंजर्वेटिव इन नेचर, दोनों के दोनों फोर्सेस क्या होते हैं, नेचर में कंजर्वेटिव होते हैं। वर्क डन बाय देम डज नॉट डिपेंड्स ऑन द पाथ, जो वर्क डन होता है वो पाथ पे डिपेंड नहीं करता। एंड नंबर 4 बोथ द फोर्सेस आर बेस्ड ऑन न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, दोनों के दोनों जो लॉज होते हैं वो डिपेंड्स होते हैं न्यूटन्स के थर्ड लॉ पर, यानी न्यूटन थर्ड लॉ का मीन्स है एक्शन रिएक्शन लॉ, जितना एक्शन होता है उतना ही क्या होता है, रिएक्शन होता है। एंड नंबर 5 बोथ ऑफ द फोर्स आर टू बॉडीज इंटरेक्टिव फोर्सेस, दोनों के दोनों फोर्स क्या होते हैं, इंटरेक्टिव बॉडीज फोर्सेस होते हैं, दोनों के दोनों जो फोर्सेस होते हैं वो क्या होते हैं, इंटरेक्टिव होते हैं। मीन्स है कि इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करेंगे, वैक्यूम में भी वर्क करेंगे, और नेचर कैसा होता है, कंजर्वेटिव नेचर होता है, और दोनों ही लॉज क्या होते हैं, न्यूटन के थर्ड लॉ को फॉलो करते हैं। और बाकी नंबर 5 जो फोर्स, इसमें क्या होता है, इंटरेक्टिव फोर्स होते हैं दोनों के दोनों। एंड डिसिमिलरिटीज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कैन बी अट्रैक्टिव, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है वो ऑलवेज क्या होता है, सॉरी ऑलवेज नहीं, अट्रैक्टिव और रिपल्सिव दोनों होता है, क्योंकि चार्जेस कैसे होते हैं हमारे, पॉजिटिव, और अगर पॉजिटिव है तो वहाँ पे क्या होगा, रेपल होगा यानी रिपल्शन होगा, और जहाँ पर पॉजिटिव और निगेटिव है तो वहाँ पे क्या होगा, अट्रैक्शन होगा। तो इस प्रकार से ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक होता है वो अट्रैक्टिव और रिपल्शन दोनों प्रॉपर्टी को शो करता है, जबकि ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है, ऑलवेज अट्रैक्टिव होता है। एंड सेकेंड द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन टू चार्जेस डिपेंड्स ऑन द मीडियम, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है वो मीडियम पे डिपेंड होता है बिटवीन द चार्जेस, वेयरएज ग्रेविटेशनल फोर्स डज नॉट डिपेंड्स ऑन द मीडियम, जो ग्रेविटेशनल लॉ होता है वो मीडियम पे डिपेंड नहीं होता, ओके। जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो मीडियम पे डिपेंड होता है, जबकि जो ग्रेविटेशनल लॉ है, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो मीडियम पे डिपेंड होता है, जबकि ग्रेविटेशन फोर्स डिपेंड्स नहीं होता मीडियम पे। एंड नंबर 3 द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन टू चार्ज पार्टिकल इज वेरी स्ट्रॉन्गर, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होते हैं वो क्या होते हैं, स्ट्रॉन्गर होते हैं दैन द ग्रेविटेशनल फोर्स, Fe ग्रेटर दैन Fg। बिटवीन प्रोटॉन्स के बीच में बात करें Fe ओवर Fg की तो 10⁻36, 1 इलेक्ट्रॉन्स और 1 प्रोटॉन्स की बात करें तो Fe और Fg का जो रेशियो है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक और ग्रेविटेशन का रेशियो 10⁻39 टाइम्स होता है। और बिटवीन इलेक्ट्रॉन्स एंड ग्रेविटेशन इलेक्ट्रॉन्स की बात करें दोनों की तो वहाँ पे क्या होगा, रेशियो 10⁻43। इस प्रकार से कह सकते हैं ओवरऑल क्या होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होता है, स्ट्रॉन्गर होता है दैन द ग्रेविटेशन फोर्स। थैंक यू।